नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम स्कूल लेक्चरर की 11वीं क्लास में पढ़ने जा रहे हैं गुजरात के चालुक्य और कलचुरी वंश। कलचुरी जिसे चेदी वंश भी कहा गया है, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये वही टॉपिक चल रहा है, अपना राजपूत कालीन वंश वाला चल रहा है, जो बीच का टाइम पीरियड है वो वाले चल रहे हैं। आज बढ़िया तरीके से अपन गुजरात के चालुक्य पढ़ लेते हैं, क्योंकि गुजरात आपके सिलेबस के अंदर जो है वो गुजरात के चालुक्य ही है। वैसे वेंगी वातापी वो अलग है, लेकिन यहाँ पे आपके है गुजरात के चालुक्य है, तो इसे पढ़ते हैं और इसके बाद में अपन कलचुरी वंश भी देख लेंगे। सबसे पहले साथियों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैप पर लेकर जाता हूं कि मैप पे आपको समझना है। सबसे पहले ये देख रहे हो, इंडिया का मैप देख रहे हो, और उसमें आप ये जो देख रहे हो ये चालुक्य है। ठीक है, चालुक्यों को सोलंकी भी कहा गया है, एक ही बात है, या तो चालुक्य कह दो या सोलंकी कह दो। अब इनकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्नि यज्ञ से और अग्निकुंड वाले यज्ञ, ये सब अपन ने उत्पत्ति के अंदर पढ़ लिया था। उससे माना गया था कि प्रत्यारों के और परमारों इनके साथ साथ इनकी भी उत्पत्ति हुई, चौहान सोलंकी ये सब। ठीक है, तो ये चालुक्य है। ये अनहिल पाठक लिखा हुआ है, अनहिलवाड़ कह सकते हो आप, और ये इनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। और यहाँ पे यदि इस नक्शे में आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये जो है वो कलचुरी वंश है, और ये कलचुरी वंश है। यदि वर्तमान में देखी जाए इसकी स्थिति तो छत्तीसगढ़ के अंदर देखी जा सकती है। तत्कालीन ये कलचुरी वंश का साम्राज्य यहीं पे था। ऊपर जो है ये चंदेल है, ये सारे के सारे आपने देख लिए। ठीक है, ये सोलंकी आ गई इसके अंदर, ये गुजरात वाले सोलंकी यानी कि चालुक्य। ठीक है साथियों, तो अब ये स्थिति आपके दिमाग में क्लियर हो गई है कि मैप के अंदर स्थिति क्लियर है, तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते हैं। चले आगे, चलिए सबसे पहले टॉपिक की आगाज ही अपनी हो रही है आज ट्रिक के साथ। ट्रिक में ऐसा है साथियों कि ये जो ट्रिक है वो आपके गुजरात के चालुक्यों के कंटिन्यू, यानी कि शासक आपको जो पढ़ने हैं उसमें कंटिन्यू किस तरीके से शासक याद रखने हैं और उनके अंदर के फिर कार्य आपको याद रखने हैं। यानी कि ये ट्रिक याद हो गई तो अंदर फिर शासकों के कार्य आपको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे, और जब भी एग्जाम दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो याद आने लगेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपनी ये जो ट्रिक है वो है मूबिक जकू अमुबी। कल की क्लास में भी मैंने इसको बताया था, मूबिक जकू अमुबी। ये मूलराज से शुरू है, मूलराज और ये भीमदेव है। ठीक है, यहाँ मूलराज और ये भीमदेव, शुरू भी यहाँ से हो रहा है और अंत भी ट्रिक का यहाँ से हो रहा है। यानी कि पहले वाले तो हो गए प्रथम हो गए, और ये हो गए द्वितीय। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इनका जो ये संस्थापक है वो आ जाएगा इसमें मूलराज। ठीक है, मूलराज प्रथम। फिर यहां से आ जाएगा भीमदेव। कौन आ जाएगा? भीमदेव, और भीमदेव भी प्रथम। फिर यहां से आएगा साथियों शासक कर्ण। ठीक है, कर्ण के बाद में यहां से ले लेते हैं अपन जय सिंह। जय सिंह सिद्धराज कहा जाता है इसे, और सिद्धराज इसकी उपाधि थी। फिर यहां से आ जाएगा कुमारपाल। कुमारपाल के बाद में फिर बनेगा अजयपाल, इसकी हत्या करके बनता है ये अजयपाल, भतीजा था इसका, अभी बताऊंगा आपको। फिर यहां से आ जाएगा वापस मूलराज। अब मूलराज कौन सा आएगा? द्वितीय, और यहां से आ जाएगा भीमदेव द्वितीय। बहुत पावरफुल उस समय ये वंश हुआ करता था, चालुक्य बहुत पावरफुल थे उस समय। कई बड़े बड़े वंश और कई आक्रांताओं को इन्होंने हराया था। ठीक है साथियों, तो अब यहां से ये जो है मूबिक जकू अमुबी, ये यहां से आपका मूल मंत्र है, और यहीं से टॉपिक को शुरू करना है। ये याद है तो फिर टॉपिक पूरा ही बिल्कुल आसान होने वाला है। अब इसके अंदर क्या है, जब क्रम से आपको शासक याद है तो इसके बाद में तो आपको क्या याद करना है? अंदर के कार्य याद करने, जो बहुत आसान है और आप अच्छे तरीके से याद कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको जो है आप बढ़िया तरीके से कॉपी में भी नोट्स बनाते हो तो व्यवस्थित तरीके से लिखें इसको। ठीक है ना, कॉल बहुत आते हैं, क्या करें। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके ये ट्रिक वाला काम हो गया। अब देखो बात करते हैं यहां पे चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज, और मूलराज कौन सा है? मूलराज प्रथम है। ठीक है, चालुक्यों की साथियों जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ थी। ठीक, ये दो चीजें तो आपको जब शुरू करते हो तो याद होनी चाहिए, चाहे कोई भी वंश पढ़ते हो
तो एक तो उसकी राजधानी और एक आदिपुरुष। आदिपुरुष का मतलब यह है कि जिसने उस वंश की स्थापना की, वो याद आपको करना ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या याद करना है, मूलराज, जैसा कि अपने यहाँ पे ट्रिक में भी आ गया, और राजधानी इनकी अनिलवाड़ थी। ठीक है, अब मूलराज प्रथम शैव अनुयायी था। यहाँ पे शैव अनुयायी स्पेशली बताने का उद्देश्य यह है क्योंकि यदि हम देखेंगे तो आगे आने वाले शासक ज्यादातर जो थे वो जैन मतावलंबी थे। यहाँ के गुजरात के जो चालुक्य शासक थे वो ज्यादातर जैन मतावलंबी थे और इन्होंने जैन मंदिरों के निर्माण में भी बहुत सारी अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पे ये शैव स्पेशली इसलिए ध्यान रखना है कि ये शैव अनुयायी था। ठीक है ना, शैव यानी कि शिव जी का भक्त था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, चालुक्यों का शासनकाल 10वीं से 13वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, अब मूलराज के बाद में अपने कौन सा शासक था, भीम। ठीक है, भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम जो था वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, चालुक्यों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और यहाँ पे देखो, परमार राजा भोज को कलचुरी शासक कर्ण के साथ मिलकर पराजित किया। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि भोज ने चालुक्यों को पराजित किया और उसके बाद में विद्याधर ने भोज को पराजित किया था। यहाँ पे उठापटक बहुत चलती है। अब भोज ने इनको चालुक्यों को पराजित किया था, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन ऐसा है कि जब भी कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिशोध लिया जाता है वापस। तो यहाँ पे भी ये भोज का जब अंतिम समय आया, बताते हैं इस संघर्ष के बाद ही भोज की मृत्यु हो गई थी। अंतिम समय आया, इन्होंने चालुक्यों ने वापस भोज पर आक्रमण किया और भोज पर आक्रमण करके ये कलचुरी शासक कर्ण के साथ में मिलकर आक्रमण करके और भोज को वहां पे हरा दिया। और बताते हैं इस युद्ध के बाद ही राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे वो बात भी सही है कि भोज ने इनको पहले हराया, फिर वापस इन्होंने भोज को हराया। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये चीज अगर मैं क्लियर नहीं करता तो आपके दिमाग में ये होता है कि सर कल वाली क्लास में पढ़ाया आपने कि भोज ने इनको हराया, आज आप बता रहे हैं कि भोज को इन्होंने हराया। तो वो क्रिया थी और ये प्रतिक्रिया है। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही होती है। ठीक है ना, इसीलिए मैं कहता हूं विद्यार्थियों को कि कहीं भी आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं भी फेसबुक, यूट्यूब वगैरह कमेंटबाजी से बचें, क्योंकि आप एक कमेंट करेंगे, आप क्रिया करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी, कुल मिला के उसके पीछे होगा क्या, आपका समय बर्बाद होगा। और सबसे कीमती जो चीज है वो समय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद देखो, इसके समय में महमूद गजनवी ने 1025 में, अब महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता, लगभग बच्चे बच्चे को ध्यान है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और महमूद गजनवी तो मतलब उसके आक्रमण करने का उद्देश्य ही, उसने कभी भी यहाँ पे सत्ता कायम करने के लिए आक्रमण किया ही नहीं। उसने केवल और केवल आक्रमण किया है लूटपाट के इरादों से। और यहाँ के सोमनाथ पे तो खास नजर रहती थी उसकी। और यहाँ की मतलब बताते हैं कि मंदिर भी सोने के ईंटों से बना हुआ था और कई ऊंट भर के वो यहाँ से सोना लेकर गया है। तो ये आक्रमण कब किया है, 1025 में किया है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और लूटा। और ये किसके समय, भीम प्रथम के समय। ठीक है, भीमदेव प्रथम के समय आक्रमण किया है। ठीक है, ये चीज यहां से आपके क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़े, ओके चलिए देखो साथियों, अब इसका शिल्पकार कीर्तिधर। ठीक है, कीर्तिधर जिसने दिलवाड़ा में विमल शाह के आदेश पर विमल शाही मंदिर बनाया। ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो, वैसे दिलवाड़ा कोई एक मंदिर नहीं है, दिलवाड़ा के 5 जैन मंदिर है टोटल। अभी 2-4 दिन पहले ही सेकंड ग्रेड वाले बैच में पूरा व्यवस्थित तरीके से मंदिर वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें बताया था, एक एक चीज क्लियर की थी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो है विमल शाही मंदिर को, ये विमल शाह द्वारा निर्माण करवाने के कारण ही विमल शाही मंदिर कहा जाता है। तो दिलवाड़ा के मंदिरों के बारे में साथियों ये कहा जाता है कि बड़े दिल से बनाए गए मंदिर थे, इसलिए दिलवाड़ा के मंदिर कहलाए। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मंदिरों का निर्माण यदि देखा जाए तो शासक किसने करवाया, भीम ने करवाया है, भीम प्रथम। लेकिन भीम ने किसको आदेशित किया था, इसको, और इसने आदेशित किया कीर्तिधर को जो इसका शिल्पकार था। और इन्होंने जो वहां पे ये विमल शाही मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, शिल्पकार कौन था, कीर्तिधर था। ठीक है, शासक भीम था और विमल शाही यहाँ इनका मंत्री था। ठीक है, और इसके कहने पर करवाया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कर्ण। मुंह भी क पढ़ा था ना, मुंह भी क से, यानी कि क से कर्ण है। और कर्ण जो है वो भीमदेव का पुत्र था और इसके भीमदेव के बाद में इसका पुत्र कर्ण शासक बनता है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना कि इसने त्रैलोक्य मल की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की, त्रैलोक्य मल की उपाधि धारण की। इतना याद रख लोगे
तो खूब है। कई जो है स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है इसको कि कर्ण के अंदर क्या पढ़ना, तो ध्यान नहीं देते। लेकिन एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि धारण की। इसके बाद में प्रमुख शासक जो आता है आपके, वो आता है जय सिंह सिद्धराज। अब सिद्धराज जो है ना, ये सिद्धराज जो है साथियों, ये सिद्धराज इसकी उपाधि है, ये सिद्धराज इसकी उपाधि है, इसका नाम नहीं था। जय सिंह इसका नाम था, सिद्धराज इसकी उपाधि थी। एक उपाधि और अपन आगे पढ़ेंगे, अवंती नाथ। ठीक है, तो यहां पे इसकी ये उपाधि है। ये सर्वाधिक योग्य शासक था और प्रतापी शासक था। देखो, सर्वाधिक शक्तिशाली अलग पड़ा है, सर्वाधिक योग्य और प्रतापी अलग पड़ रहे हैं। गुजरात के चालुक्यों में सर्वाधिक योग्य और प्रतापी शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। कैसे याद रखोगे कि सिद्धराज जो मतलब अपने आप में सिद्ध हुआ हुआ राजा है, तो वह है आपके सर्वाधिक योग्य और सर्वाधिक प्रतापी शासक। बस याद करने का तरीका है। ठीक है, इसकी संरक्षिका मेनल थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मेनल कौन थी? इसकी माता थी। ज्यादातर जहां जहां आप पढ़ोगे संरक्षिका की बात आएगी, तो ज्यादातर संरक्षिकाएं जो बनेगी ना, वो उनकी माता बनेगी। जैसे आप पृथ्वीराज पढ़ लोगे तो कपूरी देवी बनी संरक्षिका। कपूरी देवी कौन थी? पृथ्वीराज की माता थी। यहाँ पे मेनल देवी जो है वो भी इसकी माता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी संरक्षिका मेनल थी। ये भी कई बार प्रश्न बने हैं एक दो बार, और आगे भी बनने की संभावना दिखती है। देखो, सोमनाथ यात्रा के दौरान जो तीर्थ यात्रियों को कर दिया जाता था, उस कर को इसने माफ कर दिया था। ये इसका बहुत बढ़िया कार्य था। ठीक है, तो सोमनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों से कर को समाप्त कर दिया। देखो, आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न बनने का जो पैटर्न है ना, वो यही है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो एक एक चीज जो मैं आपको स्लाइड में देता हूं, वो सभी इंपॉर्टेंट है और उनको व्यवस्थित तरीके से याद करना। जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, आपको जैसे ही टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा अभ्यास के दरमियान, तब आप आपको कितना याद है वो इससे जांच भी पाओगे कि हाँ कितना याद है। बेहद स्तरीय टेस्ट सीरीज आपके लिए बन रही है, और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा से लगे हुए व्याख्याता द्वारा ही ये चीज बनाई जा रही है। ठीक है साथियों, तो बहुत आपके लिए काम आने वाली है। जब तक ये चीजें आपके पास आती है, आप याद करते रहें, और इसके बाद में आप लगभग 8-10 दिन में आपके टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। अब देखो, मालवा के यशोवर्मन को हराकर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। अब इसमें से एक ही लाइन में से दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो किसको हराया? यशोवर्मन को हराया। मालवा के यशोवर्मन परमार को हराया, और उपाधि कौन सी धारण की? अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। किसने धारण की? जय सिंह ने धारण की, जिसका नाम इतिहास में जय सिंह सिद्धराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब जैसा कि इसका नाम जय सिंह सिद्धराज पढ़ते हैं, तो सिद्धराज से ही पता चलता है कि गुजरात का सिद्धपुर जो है वो इसने बसाया। सिद्धपुर जो नगर है वो जय सिंह सिद्धराज द्वारा बसाया गया है, और सिद्धपुर नगर को बसाकर यहाँ रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। रुद्र किसे कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। महाकाल भी शिव जी है। एक वो है ना, कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो ये महाकाल का मंदिर इन्होंने बनवाया, रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवाया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, इसके और अर्णोराज के बीच में हुआ युद्ध। ठीक है, अब देखना, अर्णोराज और इसके बीच में युद्ध हुआ, पराजित हुआ अर्णोराज। वैसे तो क्या होता है, जो पराजित होता है उसको अपनी कन्या का विवाह विजित हुए शासक के साथ में करना पड़ता है, लेकिन यहाँ अर्णोराज के पराजित होने के बावजूद इसने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से करवाया। इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना, और अर्णोराज की बेटी की भी बारी आगे आने वाली है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये जहां जहां जोर देना होता है ना, वहां वहां मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये चीज जोर देने लायक है। ठीक है साथियों, अब देखो, इसके दरबारी विद्वान श्रीपाल ने वैरोचन पराजय की रचना की। तो एक तो रचना याद रखना, वैरोचन पराजय की किसने की? श्रीपाल ने वैरोचन पराजय की रचना की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, जय सिंह के बाद कौन शासक बनता है? कुमारपाल बनता है। अब वापस यदि ट्रिक पे आए, मुभिक जकू। ठीक है, जकू कू का मतलब है कुमारपाल। तो कुमारपाल शासक बनता है, और कुमारपाल देखो अर्णोराज की पुत्री जलहना देवी से विवाह करता है। ठीक है, अब कांचन देवी और अर्णोराज एक बार खेल रहे थे चौपड़,
और चौपड़ खेलता खेलता मियां बीवी कुटीज का मतलब है कि लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब लड़ाई और युद्ध में फर्क होता है, ठीक है। युद्ध बहुत बड़े स्तर पर लड़ा जाता है, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं लड़ती है, और लड़ाई जो है वो छोटी छोटी घटनाएं जो होती है वो लड़ाई। अब पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है, कई जना कह के गुरुजी वो तो हमारे तो युद्ध वह लड़ाई तो वह कौन, युद्ध से भी भयंकर नजारा हो जाता है कि हमारे तो बिना कोई इलाज है कौन, बाकी ये लड़ाइयां कही जाती है छोटी मोटी, ठीक है। तो कांचन देवी और अनुराज के बीच भी लड़ाई होगी चौपड़ खेलते समय कि कौन बेहतर है, अपने अपने वंश को बेहतर बताने लगे। कांचन देवी कह के नहीं मेरे पीरिया बेहतर है, एक है अनुराज के नहीं अपन अटर लोग बेहतर है, और यूं करके के चलो देख लिया जाएगा युद्ध के मैदान में। बस बात है युद्ध में भिड़ गया, और युद्ध में भिड़े तो यहाँ पे फिर अनुराज वापस पराजित हुआ, और अनुराज को अपनी पुत्री जलहना देवी का विवाह कुमारपाल के साथ में करना पड़ा। अब उस समय देखो पराजित शासक फिर ये रिश्ते विश्ते देखते नहीं थे, पराजित हुआ है तो उसको विवाह करना है, और यही संधि का ज्यादातर नियम माना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जलहना देवी का विवाह इस कारण उन्हें करना पड़ा, ठीक। देखो साथियों, कुमारपाल जो है इसने बहुत बढ़िया काम किए, क्या, शराबबंदी, जुए पर रोक, वैश्यावृत्ति पर रोक, इन सब पे क्या किया इनने, प्रतिबंध लगा दिए। यानी कि अच्छे कामों के लिए यदि कोई प्रश्न बनता है गुजरात के चालुक्यों से, तब आपको ध्यान रखना है कि कुमारपाल वह व्यक्ति था जिसने अच्छे कार्य यानी कि जो बुराइयां सामाजिक कुरीतियां आप कह सकते हो व्याप्त थी, उनको रोकने का, प्रतिबंध लगाने का काम किसने किया, कुमारपाल ने किया, ठीक है। फिर देखो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, बता दें कि अंतिम रूप से इन शासकों में अंतिम रूप से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का काम इसी ने किया था। इसके दरबारी विद्वान हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल चरित की रचना की। हेमचंद्र सूरी जैन विद्वान था, और इसने कुमारपाल चरित की रचना यहाँ पे की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो कुमारपाल का एक भतीजा था अजयपाल, ठीक है, कुमारपाल का भतीजा था वैसे यदि पुत्र होता तो इसे पितृहंता कह सकते थे, लेकिन पुत्र नहीं था, ये भतीजा था जो इसके बाद में शासक बना। इसने क्या किया कि कुमारपाल की हत्या कर दी, कुमारपाल की हत्या करने के बाद में ये शासक बना था, ठीक है साथियों। तो इसने फिर देखो इसने कई जैन साधुओं की भी हत्या की और जैन मंदिरों को भी तोड़वाया। अब जो व्यक्ति अपने राजा बनने के लिए, शासक यानी अपने चाचा की हत्या कर सकता है, राजा बनने के लिए शासक की हत्या कर सकता है, तो वो फिर ऐसे काम कर सकता है, ठीक है। तो अजयपाल ने यहाँ पे क्या किया कि कई सारे जैन मंदिर भी तोड़वाए और कई सारे जैन साधुओं की हत्या कर दी। वो किस लिए की, क्योंकि ये शैव संप्रदाय से संबंधित था, ये शैव मतावलंबी था, और इसका एक प्रधानमंत्री था वो भी शैव मतावलंबी था, और उसके प्रभाव में आकर इसने इन जैन साधुओं की हत्याएं करवा दी, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके बाद में जो शासक बनता है वो मूलराज द्वितीय बनता है, ठीक है, जो अजयपाल का ही पुत्र था। और मूलराज द्वितीय के समय देखो 1178 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अब गौरी का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे ये था, और इसके बाद 1178 में गुजरात के इससे लड़ाई की, और इसके बाद में फिर आप देखते हो 1191-92 में तराइन का युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध, और इस तरीके से इनके युद्ध चले हैं मोहम्मद गौरी के, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी को इसने पराजित किया था मूलराज द्वितीय ने। अब देखो इसकी जो संरक्षिका थी वो नायकी देवी थी, नायकी देवी, और ये भी इसकी माता थी, नायकी देवी भी इसकी माता थी, ठीक है ना। तो इसकी संरक्षिका नायकी देवी थी। कैसे याद रखोगे, मुन्ना याद रख देना, तो मुन्ना से आपको याद रह जाएगा कि नायकी देवी इसकी माता थी। किसकी बात हो रही है, मूलराज की हो रही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, उसके बाद में जो शासक बनता है वो आपके बनता है भीमदेव द्वितीय, ठीक है। भीमदेव द्वितीय के लिए आपको याद रखना है कि इसके समय कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ। अब ये कई सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे आप मोहम्मद गौरी अपन पढ़ के आए हैं तो उसके समय मूलराज के समय आक्रमण हुआ, और यहाँ पे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आक्रमण हुआ है वो आपके भीमदेव द्वितीय के समय हुए हैं। हालांकि आपके सल्तनत काल है नहीं, सल्तनत काल होता तो मैं आपको पूरा का पूरा मोहम्मद गौरी से लगा के फिर कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया वगैरह सब कुछ बताता आपको, बलबन वगैरह सारा ही सारा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत पढ़ने का वैसे इंटरेस्ट आता है, काफी सारी चीजें उसमें जानने को मिलती है, और फिर उसके बाद में मुगल डायनेस्टीज वगैरह ये सब, ठीक है। और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी बना रखी है मैंने, और बहुत सारी बढ़िया आनंद आता है। कभी ऐसी क्लास लेने का आपके काम पड़ेगा यदि हिस्ट्री से रिलेटेड। हालांकि ये चीज कहने पर सीधे सीधे हिस्ट्री वाले स्टूडेंट कहने लग जाते कि सर आप शुरू कर दो, तो शुरू कौन करे यार, मतलब इतनी मतलब
ये क्लासेस जो नियमित रूप से मैं देता हूं, आप ये देखोगे कि नियमितता बनी हुई है। मैं मेरी तरफ से नियमितता पूरी रखता हूं, हालांकि यूट्यूब पर इतनी नियमितता कोई भी व्यक्ति रखता नहीं है। क्यों? यूट्यूब पर ज्यादा होता क्या है कि स्टूडेंट के यदि कहीं पैसे लगते हैं ना, तो वो उसके क्लासेस के प्रति बहुत समर्पित रहता है, क्यों? उसको पता है कि मेरा खर्चा हुआ है और मुझे देखनी पड़ेगी, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ कोई खर्चा तो है नहीं, देख ली, नहीं देखी, नहीं देखी। हालांकि जिसको अहमियत पता है वो नियमित रूप से देखते हैं, ठीक है। और सेकंड ग्रेड वाले, मैं कहना चाहूंगा कि सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी है, सेकंड ग्रेड के जो बैच चल रहे हैं, अपने सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, उसमें विद्यार्थी बड़े नियमित है। क्लास डालते ही लगभग 24 घंटे में 20-25 हजार विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और देखते हैं। हालांकि वो जो क्लासेस के ऊपर दिन निकलते हैं तो फिर वो 35-40-50 हजार तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ स्कूल लेक्चरर के विद्यार्थी अभी इतने सक्रिय नहीं है। जब मैंने पहली क्लास दी थी स्कूल लेक्चरर की, वो लगभग 40 से 45 हजार विद्यार्थियों ने देखी है। यानी कि उनको जरूरत तो है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुए। वो क्या सोचते हैं कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आएगी, इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे। लेकिन वो इकट्ठी ही रह जाती है। जो साथ में चलता है, नियमित रूप से चलता है, वो बहुत फायदे में रहता है। कारण ये है कि देखो, मैं भी कोई विद्वान नहीं हूं, आप लोगों के समान ही साधारण इंसान हो, तो गलती मेरे से भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। दिमाग में कुछ होता है, बता कुछ और देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती है, सारा सारा मैनेजमेंट वगैरह सब करना पड़ता है, तो उसमें बताना कुछ होता है, बता कुछ और दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि कल का एक संशोधन तो क्या मैंने बता ही दिया था कि मृणालवती के बारे में बताऊंगा कंफर्म करके कि पुत्री थी या बहन थी, मेरे थोड़ा सा अचेतन मन में चला गया था। वो उसकी बहन थी, ठीक है ना, तैलपदित्य की बहन थी वो, ठीक। तो वहां पे वो आप बहन कर देना उसको, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें जो नियमित होते हैं ना विद्यार्थी, उनको फायदा होता है कि मान लो बाय द वे हमारे दिमाग में कुछ और था, बता कुछ और दिया, तो उसके बाद में तुरंत ही अगली क्लास में संशोधित करवा दिया जाता है। लेकिन जो नियमित नहीं है, 2-4 महीने बाद में उस क्लास को देखते हैं, फिर वो ढूंढते हैं कि ये संशोधन कहाँ करवाया था, कहाँ डाली थी, पीडीएफ कहाँ डाली थी, टेलीग्राम में, सर मिल नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर सर भी की कौन कर सके रे, सर आगे ही काम घना है दूजी, मेरो काम तो है पढ़ा दियो, पीडीएफ दे दी, हाथों हाथ बात खत्म। अब पढ़नो नहीं पढ़नो, पीडीएफ लेनी नहीं लेनी, नोट्स बनाना नहीं बनाना, ऐसा सब स्टूडेंट माते है। स्टूडेंट कितना एक्टिव है और कितना नियमित रूप पढ़ी करे, वह स्टूडेंट रो ही डिसीजन है। मैं कि नहीं जबरदस्ती कौन कर सका, मैं खाली इतो कर सका कि नियमित रूप कह दियो क्लास देवा तो क्लास देवा, बिके बाद में मतलब पढ़नो नहीं पढ़नो वह स्टूडेंट री मर्जी है भाई। और आजकल का स्टूडेंट बड़ा मनमोजी है और गुरु ज्यादा क्या भी कौन सके, ठीक है, समझ जाओ इतने में ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिलवाड़ा का लूणम शाही जैन मंदिर जो है वो निर्माण करवाया इसने। अब देखो, हाँ, यहाँ पे जैसे ही ये चीज बताऊंगा, कई लोगों के दिमाग में झंझनाहट होगी। झंझनाहट ये होगी कि सर हमने तो पढ़ा है वीर धवल ने करवाया, आप कह रहे हो इन्होंने करवाया। ये चीज वहां सेकंड ग्रेड के बैच में भी मैंने बताई थी। वीर धवल जो था वो बघेल वंशी था। भीमदेव के बाद में बघेल वंश की स्थापना हो गई, जो मैंने यहाँ पे बता भी रखा है आपको कि इनके सामंत लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की, ठीक है। अब लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की, तो जब दिलवाड़ा का ये लूणों से ही जैन मंदिर बनवाया, तो वैसे देखा जाए तो भीमदेव के सामंत थे ये सारे के सारे, तो ऐसा पढ़ने में आता है कि भीमदेव के समय में करवाया गया। लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो उस समय बघेल वंशी शासक वीर धवल का टाइम पीरियड था और वीर धवल के आदेशानुसार वो निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे यदि भीमदेव आता है या वीर धवल आता है तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या आते हैं, आपके उसके अनुसार उत्तर देना है। न तो वीर धवल गलत है और न ही भीमदेव गलत है, लेकिन ये इनके सामंत थे, तो कई बार ये इनके सामंत के अधीन मान लिया जाता है कि इनके सामंत थे तो इन्होंने निर्माण करवाया, तो निर्माण जो है भीमदेव का ही माना जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग में ये इस चीज को क्लियर रखना कि वीर धवल भी मिलता है, भीमदेव भी मिलता है, तो कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बघेल वंश की स्थापना इसके बाद में हो गई थी, ठीक है। और ये इनके सामंत लवण प्रसाद ने की थी, ठीक है। यहां तक क्लियर है मामला, ठीक है। अब देखो, चालुक्यों का राज धर्म देखा जाए तो शैव धर्म था, लेकिन अधिकांश शासक जो थे वो इनमें से जैन मतावलंबी थे, तो ताकि जैन मंदिरों का देखो इन्होंने खूब निर्माण करवाया है, ठीक है। तो जैन मतावलंबी शासक बहुत ज्यादा थे इनमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी रखा है कि जबकि अधिकांश शासक जैन मतावलंबी थे और राजधर्म क्या था, शैव धर्म था, ठीक। कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए, ओ गो आपरे चालुक्य वंश कंप्लीट, मतलब मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रहा हूं जहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो चीज सारी की सारी बताया जाए। जो लगभग ऐसे तो देखो चालुक्य वंश है पूरा, यदि 4 महीने भी पढ़े तो भी पूरा नहीं हो, लेकिन अपन को परीक्षा की दृष्टि से जितना पढ़ना है उस हिसाब से ही अपन पढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपके कलचुरी वंश। ऐसा नहीं है कि मैं फटाफट पूरा करवाने के चक्कर में जो चीज बतानी है वो भी नहीं बताऊं और फटाफट पूरा कर दूं, ऐसा भी नहीं है। जितना बताना है चाहे अपन समय लेंगे, क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं, तो उस हिसाब से वैकेंसी आएगी तब अपन स्पीड को बूस्ट करेंगे, मैटर कम नहीं करेंगे, मैटर तो यही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कलचुरी वंश की जो स्थापना की साथियों वो कोकल प्रथम ने की, और इनकी राजधानी जो थी वो जबलपुर एमपी थी। ठीक है, जबलपुर एमपी के समीप त्रिपुरी थी, त्रिपुरी में थी। ठीक है, जबलपुर एमपी के समीप त्रिपुरी इनकी राजधानी, राजधानी ये है, जबलपुर नहीं है। ठीक है, जबलपुर के समीप है। ठीक, ये ध्यान रख लेना, कलचुरी त्रिपुरी, याद हो जाएगा, कलचुरी त्रिपुरी, कलचुरी त्रिपुरी। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना है। अब देखो कोकल प्रथम ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को हराया था। अब यदि आप मिहिर भोज पे ध्यान दोगे, कितना प्रतापी शासक था, कितना योग्य शासक था, है ना। अपन गुर्जर प्रतिहार में पढ़े हैं इसको, तो मिहिर भोज मतलब इतना योग्य शासक था, उसको भी कोकल प्रथम ने हरा दिया। तो यहाँ पे उठा पटक चलती रही है, कभी इन्होंने हराया है इन किसी शासक को, कभी उस शासक को उसने हराया है। इस समय इस टाइम पीरियड के अंदर आपके 700 से 1200 सदी के बीच में ये उठा पटक बहुत चली है। ठीक है साथियों, देखो इसके बाद इसके 18 पुत्र थे। ठीक है, गणों कमाई हो रहे, 18 पुत्रों में से शंकरगण नामक शासक बना था। ठीक है, बना कौन, शंकरगण बना। ठीक है, 18 पुत्रों में से शंकरगण नामक पुत्र जो था वो शासक बना था, और उसके बाद में युवराज प्रथम शासक बना। ठीक है, युवराज प्रथम ने केयूर वर्ष की उपाधि धारण की, युवराज प्रथम ने केयूर वर्ष की उपाधि धारण की, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सीधे सीधे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ज्यादा लोड मत लेना बस। देखो कलचुरी वंश के अंदर और क्या है, युवराज मतलब एक योग्य शासक था इनका। युवराज के शासन काल में राजशेखर ने विद्याशाल भंजिका और काव्य मीमांसा लिखी। ठीक है, राजशेखर ने लिखी है विद्याशाल भंजिका और काव्य मीमांसा। राजशेखर यहीं का नहीं था, वैसे राजशेखर आया था इसके युवराज के समय ही। राजशेखर कहां से आया था, ये राजशेखर जो है साथियों वो कन्नौज से आया था, कन्नौज से यहाँ पे आया था युवराज के समय ही। और विद्यासाल भंजिका और ये आपके ये जो रचना है काव्य मीमांसा, ये युवराज प्रथम के समय इसने लिखी है। इज दैट क्लियर? ओके। जबलपुर के भेड़ा घाट पर 64 योगिनी का मंदिर बनवाया, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर भी युवराज प्रथम ने ही बनवाया था। इसके बाद में एक प्रमुख शासक आता है इसमें, गांगे देव, और ये बहुत प्रतापी शासक था गांगे देव। ठीक है, कलचुरी वंश की बात हो रही है। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, कौन था? गांगे देव। ठीक है, इसने विक्रमादित्य नाम की उपाधि धारण की और लक्ष्मी शैली के स्वर्ण सिक्के चलवाए। कहा जाता है कि हिंदू शासकों में यह पहला था जिसने लक्ष्मी शैली के स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जो गांगे देव था। और विक्रमादित्य की उपाधि इसने, वैसे विक्रमादित्य के इतिहास में 14 लोगों ने उपाधि धारण की है, तो इसमें से एक यह भी है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू ने भी की है, बहुत सारे शासक हैं जिन्होंने की है। ठीक है, अब इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट शासक आता है इसमें, कर्णदेव। ठीक है, मालवा के राजा भोज को पराजित किया। कैसे? अभी अपन ने पढ़ा था ना, वही उसी के साथ मिलके किया था, वही यही कलचुरी वंश का कर्ण यही था। ठीक है ना, वही है। और देखो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, यानी कि इसमें से एक शब्द निकलता है कलिंग, तो कलिंग को पराजित करके त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। ये मतलब अंदर ही अंदर चीजें होती है, और उपाधियां ज्यादातर वहीं से ऐसे बनती है। ठीक है, अब देखो बनारस में कर्ण मेरू मंदिर बनवाया। अब कर्ण ही नाम था, तो कर्ण मेरू मंदिर का निर्माण करवाया किसने? कर्णदेव ने। और कलचुरी वंश का जो अंतिम शासक था साथियों, वो था आपके विजय सिंह। ठीक है, विजय सिंह अंतिम शासक था, और ये भी शैव मतावलंबी थे। कलचुरी वंश के ज्यादातर शासक शैव मतावलंबी थे। 1181 के अंदर इस वंश का लगभग पतन हो गया था। और ये कलचुरी वंश में आपको ध्यान रखना है, क्या है? गांगे देव, कोकल, आपके ये कर्ण, और ये आपके युवराज, ये 4-5 शासक है। और क्रमशः याद करें तो अंदर उनके जो जो कार्य है वो भी आपको फटाफट याद होते जाएंगे। और सबसे बेहतर बात मतलब आपको जो करनी है वो ये है कि पढ़ना तो है साथ में आपको रिवीजन बेहतर तरीके से करना है। भले कम पढ़ो वो चलेगा, लेकिन दोहरान बार बार करना होगा, तब जाके वो स्थायी होगा। मतलब जितना पढ़ लिया है उसमें से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अधिक पढ़ने की चेष्टा न करें, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें से प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। और बार बार दोहराते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपकी सब्जेक्ट पर और उस टॉपिक पे पकड़ बहुत शानदार हो जाएगी।
तो ये आपके आज का टॉपिक साथियों पूरा हुआ, और अब अपन अगले टॉपिक में मिलेंगे। और इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, चिंता न करें, लेकिन रिवाइज करते रहें और नियमित रहें तो आपके लिए ही फायदेमंद है। मेरे कुछ नहीं है, आपके लिए फायदेमंद है। मैं तो देखो वैसे ही नियमित हूँ, ठीक है, तो आप भी नियमित होगे तो बढ़िया है, फायदा ही होगा, नहीं तो फिर बाद में भगदड़ का हिस्सा तो बनना ही है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।